हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएमआर जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन का, जो कि हुआ था आपको दिसंबर 2020 में। ये इसलिए लेट हुआ था क्योंकि आपको ज्ञात है कि 2020 जो था वो कोविड-19 रीजन जोन था, क्योंकि उसमें कोविड-19 के कारण ये काफ़ी देर से इसको कराना पड़ा था, और ये सबसे पहला सीबीटी मोड में होने वाला आपका आईसीएमआर एग्जाम था। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आपको बता दें कि अगर आप आईसीएमआर या किसी भी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जितने भी आपको नोटिफिकेशन आपको अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम लोग आगे जो है आईसीएमआर के अलावा यूजीसी नेट जनरल एप्टीट्यूड को भी क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको जो भी इशूज हैं या प्रॉब्लम्स है जनरल एप्टीट्यूड या सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, वो आपको मिलते जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जितने भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है उसकी भी बात हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ अरेंज किए हुए हैं जोन वाइज कि कौन सा क्वेश्चन आपके किस पार्ट से आया है, ताकि आपको जो है पढ़ने में आसानी हो और आप उस पार्ट को कवर कर पाएँ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी से अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को अरेंज किया ताकि आपको सुविधा हो और आप आसानी से जो है अपना प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है मेमोग्राफी इज यूज्ड इन द स्क्रीनिंग ऑफ, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। मेमोग्राफी यहाँ पे दिया हुआ है। मेमोग्राफी जो है ये लिया गया है, आपको ये वर्ड जो लिया गया है वो मेमरी ग्लैंड से लिया गया है। मेमरी ग्लैंड कहाँ होता है? आपको ब्रेस्ट में। ठीक है, तो ब्रेस्ट में गांठ का जो स्कैनिंग होता है उसके स्कैनिंग के लिए जो प्रोसेस यूज है, जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेमोग्राफी। दैट मीन्स ये किससे रिलेटेड है? आपके ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है वोमाइट सेंटर इज लोकेटेड इन, ये आपके 11th बायोलॉजी का है। तो वोमाइट सेंटर जो है ये एक मेडुला ऑब्लंगाटा से इसका जो है कंट्रोलिंग होता है। जितने भी हमारे वॉलेंट्री प्रोसेस होते हैं हमारे शरीर में, वो सारे प्रोसेस जो होते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा इनवॉलेंट्री जो होता है वो मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है, जबकि वॉलेंट्री प्रोसेस जो होता है वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अगला टर्मिनोलॉजी से एक क्वेश्चन है थैटेंटोलॉजी यूज्ड फॉर द डेथ की अगर स्टडी आप लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं थैटेंटोलॉजी। रेड डाटा बुक इज अ रशियन डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग डाटा ऑफ, किसका है? इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज किसका? प्लांट्स का। बेसिकली ये प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, जिसमें रेड डाटा बुक बनाया जाता है, जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को हम लोग क्या करते हैं वो करते हैं। उसके बाद है वी यूज विच एलिमेंट टू गैल्वेनाइज मटेरियल टू प्रिवेंट देम रस्टिंग। जिंक। गैल्वेनाइजेशन के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है? जिंक किया जाता है, जिसमें रस्टिंग से बचाने के लिए किसी भी मटेरियल के ऊपर जिंक का एक लेयर लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बॉम्ब का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिस पे हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार किया जाता है। ये आपके न्यूक्लियर फिजिक्स से आपका ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन है हमारा नाइलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ। ये पॉलीएमाइड का एक पॉलीमर होता है। ठीक है, द पायरिमिडीन बेसेज आर प्रेजेंट इन डीएनए आर, क्या होता है? कौन कौन सा बेस होता है? आपको साइटोसिन और थाइमिन, दो तरह के बेस होते हैं। एक होता है आपका प्यूरिन, जिसमें एडेनिन और गुआनिन आता है। दूसरा होता है आपका पायरिमिडीन, जिसमें आपका साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती से वो हो गया। सर्विकल कैंसर ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद, ये आपके डिजीज सेक्शन से है, बैक्टीरियल फंजाई या वायरल डिजीज से। वायरल इन्फेक्शन, सर्विकल कैंसर जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज टू फोटो कंडक्टिव मटेरियल यूज इन द ड्रम ऑफ फोटोकॉपियर मशीन। जो फोटोकॉपी की मशीन है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? किस मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग सेलेनियम का यूज करते हैं। ठीक है, सेलेनियम का यूज हम लोग करते हैं। सेलेनियम का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक फोटो कंडक्टिंग मटेरियल है, जिससे क्या होता है कि आपको जो टोनर यूज किया जाता है आपके फोटोकॉपी मशीन में, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करता है, जिसके कारण इमेज का जो कॉपी है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है,
अब है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8 और 11। ये आपके ICMR 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा, हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास है 2019 का ICMR में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं इस पे। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 और 11। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, यहाँ पढ़िए। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 और 11। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, इसको आप कैसे बनाएंगे? तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 8 और 11 सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। डाइस में कितने होते हैं? ठीक है, डाइस में कितने सेक्शन होते हैं? 6। एक डाइस में कितने पार्ट्स होते हैं? 6। तो हमारा जो होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो जितने भी बार हम लोग फेंकेंगे तो कितने बार आने का, कितने चांस आने का दिखता है? 6 नंबर आने का चांसेस है। तो कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो जैसे कि हेड और टेल में आप लोगों ने देखा था कि हेड और टेल की जब हम लोग प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हेड और हेड दो, अगर दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है, या टेल हेड, या हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। वैसे ही यहाँ पे है कि हम लोग 2 डाइस उछाल रहे हैं, प्रत्येक डाइस में कितने नंबर है? 6 नंबर है। तो यहाँ भी हम लोग, तो दूसरे डाइस में भी वैसे ही होगा। अब क्या रहा है? 8 और 11। 8 और 11। अब ध्यान दीजिए, 8 और 11, 8 क्या 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 से आएगा? 2 + 6, फिर 3 + 5, फिर आपका 4 + 4। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास 2 डाइस हैं तो एक में 2 आएगा तो दूसरे में 6 आ सकता है। वैसे ही एक में 6 आएगा तो दूसरे में 2 आएगा। वैसे ही एक में 3 तो दूसरे में 5, तो दूसरे में 5, तो पहले में क्या आपका 3, 4 में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, फिर आ जाइए 11 की। जब हम लोग बात करते हैं, एक में 5 दूसरे में 6, पहले में 5 तो 6 तो दूसरे में 5, तो 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो इसको हम लोग अगर जब, अब इसके बाद जब इसको हम लोग पुट करेंगे फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या कहता है प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट कितना होगा? एक में 6 इवेंट है, दूसरे में भी 6 इवेंट है, तो 6 को अगर मिलाया जाए तो टोटल इवेंट कितना हो जाएगा? 36। अब फेवरेबल नंबर इवेंट हो गया हमारा ये 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 और 4, 2 6 और 6 और 1 7, तो 7/36। तो फेवरेबल नंबर इवेंट और फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, और ये आपको निकालने के लिए आपको इसको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस को, दीर्घ दृष्टि जिसको बोलते हैं हम, दीर्घ दृष्टि दोष जो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ रेलवे कैरीज हैविंग अ मास ऑफ 5000 kg is moving with a speed of 12 meter per second on a curve of 150 meter radius. If the track is level without super elevation, find the lateral thrust on the outer rail. अब देखिए कर्व एरिया में घूम रहा है, दैट मीन्स कि ऐसा एरिया होगा। रेडियस इसका कितना है? रेडियस है 150 मीटर। यहाँ पे हमारा ट्रेन है, क्या है? यहाँ पे हमारा ट्रेन है। अब कह रहा है लैटरल थ्रस्ट जो इधर की तरफ लग रहा है उसको हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये जो लैटरल थ्रस्ट बोलते हैं इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि होता है mv²/r। m हमारा कितना है यहाँ पे? 5000। v कितना है? 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? 150। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 4800 न्यूटन, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4800 न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास इट्स वेलोसिटी, ये आपके रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, लाइट रिफ्रैक्शन। तो एयर टू ग्लास में जा रहा है, हवा से ग्लास में जा रहा है। हवा क्या है? विरल माध्यम है, लाइट मीडियम है, और ग्लास क्या है? डेंस मीडियम है। तो जब भी लाइट आपके लाइट से डेंस मीडियम की तरफ जाती है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? आपको पता है, डिक्रीज्ड होगी। क्या होगी? डिक्रीज्ड होगी। आप सीधे से समझ सकते हैं, जैसे आप ही को ले लिया जाए, आप एक ऐसे माध्यम में दौड़ रहे हैं जो खाली खाली है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े आपको भीड़ वाला इलाका मिल गया, तो आपका वेलोसिटी क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? ऑटोमेटिकली घट जाएगा। दैट मीन्स डिक्रीज्ड होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको होगा प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है। अगला है आपको साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स को बोलते हैं। फियर ऑफ डॉग्स को हम लोग साइनोफोबिया बोलते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल। 0.62 माइल। व्हाट इज द शेप ऑफ क्लासिकल सेविंग मिरर? सेविंग यानी कि आप जिस मिरर से दाढ़ी बनाते हैं उसका क्या है? कॉनकेव। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो गाड़ी के साइड मिरर में यूज किया जाता है। ठीक है। सुपरनोवा। सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है? एक तरह का विस्फोट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एन एक्सप्लोजन ऑफ स्टार। एक्सप्लोजन का, स्टार का जो एक्सप्लोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पेपर की वजह से। द डीपेस्ट ओशियोनिक ट्रेंच लोकेटेड इन विच ऑफ द ओशियन? किस ओशियन में डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच है? तो यहाँ पे एक वो कट गया है। यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका 1 नंबर पे था, पैसिफिक ओशियन। मैरियान ट्रेंच। मैरियान ट्रेंच जो है वो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशियन में है। द एम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन 2 आर्टरीज 1 वेन। ओशियनिक टाइड आर क्रिएटेड बाई ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। ठीक है। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो होता है, ओशियनिक टाइड आता है। ठीक है। रेड लाइट यूज्ड फॉर द सिग्नल बिकॉज इट हैज लॉन्ग वेवलेंथ। सिग्नल पे रेड लाइट का इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लॉन्ग वेवलेंथ होता है, और लॉन्ग वेवलेंथ के कारण इसका जो स्कैटरिंग होता है वो लो होता है, सबसे कम होता है, और स्कैटरिंग सबसे कम होने के कारण ये काफ़ी दूर तक देखा जा सकता है, इसीलिए इसको सिग्नल के फॉर्म में यूज करते हैं। अब कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंज द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाई 27। ओरिजिनल नंबर से 27 थोड़ा सा एक्सीड है, मतलब ओरिजिनल नंबर उससे एक्सीड किया गया, तो इससे पहले वाला क्या होगा? जस्ट पहले 25 क्या होगा? क्योंकि जस्ट इसके बाद 27 आता है, तो पहले वाला क्या होगा? 25, जिसको जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ब्राइट रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज? कह रहा है कि सनसेट और सनराइज के समय हमको ब्राइट रेड कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाइट अदर देन द रेड इज स्कैटर्ड एज रे हैविंग, देखिए यहाँ पे लाइट अदर देन द रेड इज स्कैटर्ड एज रेज हैव टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। इसके कहने का मतलब है कि लाल के अलावा जितने भी कलर होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण वो काफ़ी दूरी तक नहीं दिख पाते, लेकिन रेड जो है इसका वेवलेंथ अधिक होने के कारण ये स्कैटरिंग इसकी कम होती है, जिससे ये काफ़ी दूर तक और काफ़ी लंबे समय तक दिखाई देता है। चलिए, सॉरी हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे। यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो रेड लाइट है वो सिग्नल्स के रूप में यूज होती है। ये आईसीएमआर का 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आपको आईसीएमआर का 2019 का क्वेश्चन दिखा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 39, द रेड लाइट यूज फॉर द सिग्नल बिकॉज इट हैज। ठीक है, यहाँ पढ़िए, रेड लाइट यूज फॉर द सिग्नल बिकॉज इट हैज। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो शरद ऋतु में यानी कि विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। किस में उगाया जाता है? विंटर सीजन में उगाया जाता है। तो विंटर सीजन में हम लोग मेज भी उगा सकते हैं, राइस भी उगा सकते हैं, शुगर केन भी। इनफैक्ट मस्टर्ड इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। मस्टर्ड को हम लोग खरीफ क्रॉप नहीं मानते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सार्क कंट्री। सार्क कंट्री का पूरा फॉर्म आप जानिए तो इसको हम लोग बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन
फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें कौन कौन सा देश आता है समझ लीजिए। अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, उसके अलावा इंडिया आता है, उसके अलावा आपका श्रीलंका आता है, भूटान आता है, मालदीव आता है, बांग्लादेश आता है, ये सब आते हैं, ठीक है। लेकिन इंडोनेशिया नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट अ सार्क कंट्री पूछा जाता तो आपका आंसर होगा इंडोनेशिया। लूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण आपको पता है कि जो चांद होता है यानी कि मून जो होता है उसको लाइट किससे मिलता है? सन से मिलता है, ठीक है। तो सन से लाइट इसको अंतमरत मिलता रहता है, लेकिन जैसे ही इसके बीच में पृथ्वी आ जाती है इसके कुछ भाग पे लाइट मिलना बंद हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लूनार एक्लिप्स, यानी कि अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड मून। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज अ पैंडेमिक 11 मार्च 2020। 11 मार्च 2020 आप याद रखिए। इसके ठीक 11 दिन के बाद इंडिया में जनता कर्फ्यू लगा था और उसके अगले दिन लॉकडाउन लग गया। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, द मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है। सबसे मोस्ट है, आप यूनिवर्स में जो एलिमेंट पाया जाता है उसका क्रम देख लीजिए कि सबसे किस क्रम में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा होता है आपका हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हीलियम, उसके बाद आता है आपको ऑक्सीजन, उसके बाद आता है आपका कार्बन, उसके बाद आपका आता है नियॉन, उसके बाद आता है आपका आयरन, उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन और बाकी में होते हैं अदर कार्बन। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन। ये दोनों जो है वो 98% भाग जो होते हैं बनाते हैं, बाकी में सारा होता है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैस्लो इज बेस्ड ऑन द हायरार्कियल ऑफ नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स। सिमिलैरिटी इंडेक्स इज यूजफुल फॉर, ये आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है। सिमिलैरिटी इंडेक्स जब आप पेपर पब्लिश करेंगे, रिसर्च में जाएंगे तो आपको एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म आपको बताता है कि आप जो पेपर लिखे हैं उसमें कितना कॉपी पेस्ट है या आप कितनी सिमिलैरिटी है किसी दूसरे पेपर से, तो ये आपके कॉपी पेस्ट के नंबर को बताता है प्लेगरिज्म। सिमिलैरिटी इंडेक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर जर्नल के लिए एक लिमिटेड सिमिलैरिटी इंडेक्स होता है, उसके बाद ही आपका पेपर पब्लिश हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, इमैनुएल चार्पेंटियर एंड जेनिफर और डाउडिना हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2020 फॉर दिस वर्क। इनका काम था क्रिस्पर Cas9 के डिस्कवरी के लिए इनको मिला था एज अ जेनेटिक सीजर, ठीक है। वर्क ऑन जेनेटिक सीजर, क्रिस्पर Cas9 पे वर्क पे काम एज अ जेनेटिक सीजर क्रिस्पर Cas9 पे वर्क करने के कारण इनको जो है मिला था। अगला क्वेश्चन है, अ साइंटिस्ट इज वेइंग ईच ऑफ 30 फिशेज, ठीक है। The mean weight worked out is 30 gram and standard deviation is 2 mg. Later it was found that the measuring scale was misleading and always under reported every fish weight by, मतलब 2 ग्राम अंडर रिपोर्टिंग था, यानी कि 2 ग्राम कम। जितनी बार इन लोगों ने वे किया उसमें 2 ग्राम अंडर रिपोर्टिंग हुआ, ठीक है। द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इन फिशेज आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब बात आती है कि हर फिश में 2 ग्राम चेंज हुआ है, चाहे कम हुआ है चाहे ज़्यादा हुआ है, तो मीन में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हर फिश में चेंज हुआ है और सेम चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कोई ज़्यादा कोई कम हुआ है, तो मीन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि मीन जो है वो 32 रह जाएगा। अब बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, समेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाई n। और ये x क्या होता है? x क्या होता है भाई साहब? तो ये x जो होता है वो इंडिविजुअल माइनस मीन। तो ठीक है, चूंकि अब बात आती है कि मीन भी सेम है और इंडिविजुअल जितना भी होता है उसमें सिमिलर चेंजेज आ रहे हैं क्योंकि सब में 2 ग्राम ही बढ़ रहा है, यूनिवर्सल है ना, सिमिलैरिटी है। तो यानी अब ये चूंकि सिमिलैरिटी है, मीन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो है वो सेम, सॉरी एक मिनट, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेम रह जाएगा और मीन जो है आपका 2 बढ़ जाएगा,
ठीक है, मीन जो है 2 बढ़ जाएगा क्योंकि सब में 2 चेंज हो रहा है, लेकिन नंबर यहाँ पे सेम टू सेम है। सब में 2 बढ़ रहा है लेकिन नंबर यहाँ पे सेम टू सेम है, तो मीन जो है वो आपका 2 टाइम्स 2 जो है इसमें बढ़ जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मीन मीडियन मोड ऑफ द डाटा सेट आर 135, 133 यानी कि मीन जो है यहाँ पे 135 है, मीडियन जो है आपका 133 है और मोड जो है 1 आपका 130 है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, मीन, मीडियन एंड मोड ऐसा हो तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। लेकिन अगर इसका ठीक उल्टा हो, मोड, मीडियन एंड मीन, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव स्क्यूनेस। तो यहाँ पे ये क्या है, कौन सा फॉलो कर रहा है, मीन, मीडियन, मोड, तो यानी कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, अब कह रहा है स्पेसिफिसिटी ऑफ अ टेस्ट। स्पेसिफिसिटी ऑफ अ टेस्ट, जब भी हम लोग कोई डायग्नोस्टिक वर्क करते हैं चाहे कोई भी काम करते हैं तो स्पेसिफिसिटी ये बताती है कि ये एबिलिटी है टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई पेशेंट्स विदाउट द डिजीज। इज द एबिलिटी ऑफ टेस्ट करेक्टली विद द डिजीज, सॉरी ये यहाँ पे तीसरा नंबर होगा। किसी डिजीज के अगेंस्ट कोई भी अगर डायग्नोस्टिक किट है, अगर वो उस पेशेंट को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करती है, दैट मीन्स उसकी स्पेसिफिसिटी अच्छी है। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ बायस रिड्यूस्ड बाय रैंडमाइजेशन, सिलेक्शन बायस। ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय मीडियन एंड क्वार्टाइल रेंज। नॉन पैरामीट्रिक डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मीडियन से ही ज़्यादातर बेस्ड होता है। Which of the following is a method of integrating the finding to prior of research studying using statistical meta-analysis is the best procedure? अगला क्वेश्चन है, the reporting of results is preferred to report with confidence interval is compared to p value। देखिए p value और कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल दोनों का सेम काम है, लेकिन इसमें क्या है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आपको एक रेंज देता है, वेरिएबिलिटी का रेंज लेता है, लेकिन पी वैल्यू कोई रेंज नहीं देता, बस ये बता देता है कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। पी वैल्यू अगर लेस देन 0.05 हो तो इसको बोलते हैं बेस्ट सिग्निफिकेंस है, इसको ट्रिपल स्टार देते हैं। उसके बाद आता है डबल स्टार, उसके बाद आता है सिंगल स्टार। ठीक है, तो लेकिन अभी के करंट समय में कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो बेस्ट और एक्यूरेट माना जाता है। हाँ, तो यहाँ पे है कि द कॉन्फिडेंस प्रोवाइड सिग्निफिकेंस एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द एस्टीमेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन इज नॉट यूज टू रिपोर्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अर्थमेटिक मीन यूज होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, हार्मोनिक रिलेटिव मीन, कोई ऐसा मीन नहीं होता। ये 3 मीन ही होते हैं जो आपको ये बताते हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव मीन आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द बेस्ट वे टू मिनिमाइज द चांस ऑफ टाइप 1 ईरर। अगर आपको ईरर को मिनिमाइज करना है तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, आपको ईरर को मिनिमाइज करना है तो आपको क्या करना होगा, इंप्रूविंग द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट, इंप्रूविंग द स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट, रिड्यूसिंग द प्रिविलेंस ऑफ द। तो आपका स्पेसिफिसिटी जितना अच्छा होगा, जितना इम्प्रूव्ड होगा, टाइप 1 ईरर उतना कम होगा। तो किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपका किट जो है जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, ईरर उतना कम होगा। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म। वहाँ पे आपने देखा था कि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो इसलिए क्वेश्चन एक बढ़ा है। व्हाट इज द टर्म लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन जो है ये वर्क करता है रिपीटेशन ऑफ द रिसर्च। सैंपल्स को बार बार रिपीट करके रिसर्च किया जाता है, तो चूंकि रिपीटेशन मल्टीपल टाइम्स होता है तो इसलिए ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो ये इसका आंसर जो होगा, ये स्टडी कंप्लीटेड ओवर अ डिस्टेंट पीरियड ऑन द टाइम टू मैप चेंज। काफ़ी लंबे समय तक चलता है क्योंकि इसमें रिपीटेशन मल्टीपल टाइम होता है। थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला जो हम लोग वीडियो अपलोड करें इसके सब्जेक्टिव पार्ट का, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी एग्जाम का तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच।